आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर में। आज हम लेकर आए हैं T20 2020 सीरीज में भारतीय इतिहास के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो पीछे किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी आने वाले एग्जामिनेशन में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आज के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो भारत के इतिहास से संबंधित है। हड़प्पा स्थल लोथल स्थित है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, राजस्थान, लाहौर, गुजरात। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। हालांकि 1921 ईस्वी तक भारत के इतिहास में सबसे प्राचीन सभ्यता वैदिक सभ्यता को माना जाता था, लेकिन 1921 ईस्वी में जैसे ही हड़प्पा सभ्यता प्रकाश में आया, उसकी खोज हो गई, तो हड़प्पा सभ्यता को ही भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता का दर्जा मिल चुका है। तो उसी से संबंधित प्रश्न है कि हड़प्पा स्थल लोथल डैश में स्थित है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए लगभग 2000 से 2500 स्थल अभी तक खोजे जा चुके हैं, जिसमें से कुछ अति महत्वपूर्ण स्थलों की संख्या तो 20 से 25 तक है। उन्हीं में से एक स्थल है हड़प्पा का स्थल है आपको लोथल, और ये पूछा जा रहा है कि लोथल जो हड़प्पा सभ्यता का स्थल था वह किस राज्य में अभी स्थित है। तो वो फिलहाल गुजरात में स्थित है। गुजरात में लोथल स्थित है, भोगवा नदी के किनारे। तो ये प्रश्न का आंसर हो जाएगा गुजरात। दूसरा प्रश्न है, भारतीय का नाम जो मोहनजोदड़ो की खोज से जुड़ा था। आर.डी. बनर्जी, आर.डी. चटर्जी, W.C. बनर्जी, एस.एन. बनर्जी। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था और हड़प्पा के बाद मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी। हड़प्पा की खुदाई में दयाराम साहनी का योगदान था, जबकि मोहनजोदड़ो की खुदाई में राखलदास बनर्जी का। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आर.डी. बनर्जी, यानी इनका शॉर्ट नाम यहाँ पे आर.डी. बनर्जी, इनका फुल नाम हो जाएगा राखलदास बनर्जी। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे। नागार्जुन, कनिष्क, कौटिल्य, महावीर। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि ये इसका आंसर हुआ सही महावीर। महावीर और महात्मा बुद्ध एक ही समय के थे, समकालीन थे। दुनिया के इतिहास में एकमात्र राजा कौन है जिसने युद्ध जीतने के बाद युद्ध को त्याग दिया। औरंगजेब, चंद्रगुप्त, टीपू सुल्तान, अशोक। तो फ्रेंड्स, दुनिया जानती है कि भारत में मौर्य वंश के जो शासक हुए अशोक, उन्होंने कलिंग युद्ध लड़ा था और कलिंग युद्ध में लाखों लोगों की हत्या हो गई थी और लाखों लोग घायल हो गए थे। इसे देखकर उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने भविष्य में युद्ध न लड़ने की कसम खा ली थी और बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक, यानी कि दुनिया के इतिहास में चूंकि ऐसा इसलिए पूछा जा रहा है कि दुनिया में अगर कोई भी युद्ध जीतता है कोई राजा, तो उसे फिर अगला युद्ध जीतने की ललक हो जाती है। लेकिन अशोक एक ऐसा शासक हुआ जिसने कलिंग युद्ध जीतने के बाद भविष्य में युद्ध न लड़ने की कसम खा ली। तो दुनिया का एकमात्र ऐसा शासक राजा जिसने युद्ध जीतने के बाद युद्ध को त्याग दिया। लाखों लाशों के बीच जब वो जीत देख रहे थे तो उन्हें लगा कि हम ये क्या जीत हासिल किए हैं। लाखों लोगों की हत्या करके कोई जीत नहीं होती है। और उसी समय उन्होंने भविष्य में युद्ध न लड़ने की कसम खाई थी और उन्होंने कहा था कि भविष्य में अब रणभेरी नहीं होगा, रणघोष नहीं होगा, बल्कि धम्म घोष होगा, यानी धम्म की विजय होगी। उसके बाद ही उन्होंने अपना नया अशोक का धम्म चलाया और उसी धम्म के वजह से विश्व में छा गए और हमारे देश के पड़ोसी देश भी उनका धम्म का पालन करने लगा। इस तरह से उन्होंने धम्म विजय प्राप्त की। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य डैश के किनारे स्थापित हुआ। यमुना नदी, सोन नदी, गोमती नदी, सरयू नदी। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में कुल 16 महाजनपद हुआ करते थे और उन 16 महाजनपदों में आपस में वर्चस्व की लड़ाई हुई थी, जिसमें से मगध महाजनपद काफ़ी आगे बढ़ा, विस्तार हुआ उसका, और वह एक मगध महाजनपद से आगे बढ़ करके विस्तृत होकर के एक मगध साम्राज्य का रूप ग्रहण कर लिया। और उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मगध साम्राज्य की जो स्थापना हुई है वह किस नदी के किनारे है। तो उसका आंसर हो जाएगा सोन नदी के किनारे। ठीक है, सोन नदी के किनारे उसका मगध साम्राज्य किस नदी के किनारे स्थापित हुई थी? सोन नदी के किनारे। आप देख सकते हैं पटना के पास पाटलिपुत्र उसको पहले बोलते थे, तो सोन नदी। और
सोन नदी के किनारे मगध साम्राज्य की स्थापना हुई थी। पाटलिपुत्र 3 नदियों के संगम पर स्थापित है और आप सभी जानते हैं 3 नदियों का नाम क्या क्या है। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि पाटलिपुत्र, प्राचीन पाटलिपुत्र किन किन नदियों के किनारे स्थापित हुआ था और आज भी वो नदियाँ मौजूद हैं। तो उनमें से एक नदी है सोन नदी। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? मैसूर, मद्रास, कन्नौज, कांचीपुरम। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है दक्षिण भारत के इतिहास से। तो पल्लवों की राजधानी हुआ करती थी कांचीपुरम। पल्लव साम्राज्य दक्षिण भारत का एक बहुत बड़ा साम्राज्य था और उसके राजधानी हुआ करते थे कांचीपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि कौन थे? आप सभी जानते हैं कि चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में युद्ध हुआ था। आप सभी जानते हैं नर्मदा का युद्ध, नर्मदा नदी के तट पर, जिसमें जीत हासिल हुई थी पुलकेशिन द्वितीय की। और उत्तर भारत को जीत करके दक्षिण भारत को जीतने का सपना देख रहे हर्षवर्धन को इस युद्ध से झटका लगता है, क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय के साथ वह इस युद्ध में हार जाता है और उसके दक्षिण विजय का सपना चकनाचूर हो जाता है। तो यही पुलकेशिन द्वितीय जी हैं जिन्होंने हर्षवर्धन को दक्षिण भारत में पैर पसारने से रोक दिया था, उन्हें युद्ध में हरा करके। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि कौन थे? ऑप्शन है कालिदास, बाणभट्ट, श्यामकीर्ति, रवि कीर्ति। इसका सही आंसर हो जाएगा रवि कीर्ति। रवि कीर्ति ने ही एहोल अभिलेख लिखा है। एहोल अभिलेख से ही पुलकेशिन द्वितीय और उस युद्ध के बारे में डिटेल से जानकारी मिलती है जो कि पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में हुआ था, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय की विजय हुई थी और हर्षवर्धन की हार हुई थी। और हर्षवर्धन इस युद्ध के हारने के बाद अपने आप को अध्यात्म की तरफ ले गया था। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? ऑप्शन है राजा चोल, अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार। इसका फ्रेंड्स सही आंसर होगा, सभी लोग जानते होंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था। यह यूनानी राजदूत था। यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर जब चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध में हार गया था तो उसने संधि की थी और उसी संधि के तहत जब दोस्ती हो गया था यहाँ के शासक चंद्रगुप्त मौर्य से, तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपना एक राजदूत भेजा था जिसका नाम है मेगास्थनीज। तो इंडिका मेगास्थनीज की लिखी किताब है और इंडिका से हम भारत के इतिहास के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सुमेल करते हुए सही उत्तर दे। यहाँ पे किताबें हैं, इधर लेखक है। ए का हो जाएगा कौन? ए का कालिदास, बी का बाणभट्ट, सी का आर्यभट्ट और डी का 3। ऐसे आप मिला सकते हैं। यानी मेघदूत के रचनाकार कालिदास, हर्षचरित के बाणभट्ट, आर्यभट्टियम के आर्यभट्ट और सुश्रुतसंहिता के सुश्रुत। सम्राट अशोक के राजादेशों का सबसे पहले विकूटन किसने किया था? जॉर्ज बुहलर, जेम्स प्रिंसेप, मैक्स मूलर और विलियम जोन्स। तो फ्रेंड्स, इस पर हम बताने वाले हैं आपको कि भारत में ऐसा पहला शासक अशोक हुआ जिसने अपने राज्यादेशों को, यानी अपने जो आदेश जारी करते थे, उससे अभिलेखों के माध्यम से लिखवाया और उसे जनता के बीच में लगवाया था। यानी कि दुनिया का पहला शासक तो डेरियस प्रथम था, ईरान का शासक, जिसने अपने राज्यादेशों को अभिलेख के रूप में लिखवाया। लेकिन भारत का ऐसा पहला शासक अशोक था जिसने अपने राज्यादेशों को अभिलेख के माध्यम से लिखे हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं उनके अभिलेखों को खोजने का काम किया था 1750 में टिफेंथलर ने, और उनके अभिलेखों को पढ़ने का प्रयास शुरू किया गया, जिसमें 1837 ईस्वी में उनके अभिलेख को सबसे पहली बार पढ़ने में सफलता प्राप्त हुआ था जेम्स प्रिंसेप को। और जेम्स प्रिंसेप ने उनकी ब्राह्मी लिपि वाली अभिलेख को सबसे पहले पढ़ा था। तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। यानी कि अशोक ने जो अभिलेख जारी किए थे उन्हें सबसे पहले विकूटन, मतलब कि उनको कोड, मतलब उसको पढ़ लेना, तो पढ़ लेने का काम सबसे पहले किए थे जेम्स प्रिंसेप। तो जेम्स प्रिंसेप ऐसा पहला इतिहासकार हुआ जिसने अशोक के राजादेशों को पढ़ने का काम किया। क्वेश्चन पूछेगा कि अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा है? तो जेम्स प्रिंसेप ने। फिर पूछेगा कि जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख को पढ़ा था, तो अशोक के अभिलेख तो कई लिपियों में मिली है, तो किस लिपि वाली अभिलेख को पढ़ा था? तो ब्राह्मी लिपि वाली अभिलेख को सबसे पहले उसने पढ़ा था। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश, अकबर, बाबर। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ही भारत में पहली बार
पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके अपनी शासन की स्थापना की थी और यहाँ से जाते समय अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का शासन सौंप कर चला गया था। और मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने यहाँ के शासक घोषित कर लिए थे भारत के। तो इस तरीके से भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना का श्रेय जाता है आपको मोहम्मद गोरी को। गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर भारत पर कब्जा कर लिया था। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, कैकुबाद, आराम शाह। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अभी हमने बताया कि मोहम्मद गोरी ने भारत में अपना शासन स्थापित करने के बाद, यहाँ से लौटने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो उसका गुलाम था उसे यहाँ का शासन सौंप कर गया था, अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा था। और जैसे ही मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है तो यहाँ का शासन कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गोरी का प्रतिनिधि था अपने आप को यहाँ का शासक घोषित कर देता है। तो और उसने एक नवीन वंश की स्थापना कर ली जिसका नाम है गुलाम वंश। चूँकि इस वंश के सारे शासक एक दूसरे के गुलाम हुए थे, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी 1206 ईस्वी में फ्रेंड्स गोरी की मृत्यु के बाद। अलबर्नी किसके शासनकाल का इतिहासकार था? महमूद गजनबी, बलबन, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा महमूद गजनबी। महमूद गजनबी के समय में अलबर्नी भारत आया था और इसकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, आप जानते होंगे, तहकीक-ए-हिंद, तहकीक-ए-हिंद या किताबुल-हिंद। इसकी किताब का नाम है अलबर्नी का तहकीकात-ए-हिंद, किताबुल-हिंद, तहकीक-ए-हिंद, यानी कि इसमें हिंद के हिंदुस्तान के बारे में जानकारी इसमें लिखी गई है। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? हुमायूं, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक वंश के शासक के समय में भारत आया था और इसकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है रेहला। काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेहला के लेखक कौन है? तो रेहला के लेखक हैं इब्न बतूता। जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? सी राजगोपालाचारी, जगजीवन राम, अरुणा आसफ अली, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा जगजीवन राम। ये बिहार के रहने वाले थे और अभी ये उप प्रधानमंत्री भी बने थे। और जगजीवन राम की बेटी का नाम है मीरा कुमार जो लोकसभा की अध्यक्ष रह चुकी हैं और अभी सासाराम से उनके चुनाव लड़ने की चर्चा है कांग्रेस पार्टी के टिकट पर। कांग्रेस पार्टी की नेत्री हैं और एक समय ये लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, बिहार से संबंधित हैं। तो मीरा कुमार इनकी बेटी का नाम है। चलिए, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया? सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। तो फ्रेंड्स सभी लोग जानते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कानून तोड़ने के लिए नमक कानून से शुरुआत किया गया था और साथ में ये कहा गया था कि कर नहीं दिया जाएगा। तो चौकीदारी कर नहीं देने का संकल्प जारी किया गया था आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन में। पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, रियासतों के साथ संघ का निर्माण और इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व। आप सभी जानते होंगे कि 1909 में पार्लियामेंट सुधार अधिनियम के अंतर्गत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली प्राप्त हो गया था और उसी आधार पर अंग्रेज दलितों को भी ये करके गुमराह करके और उन्हें अपने विश्वास में लेकर के चाहते थे कि दलित वर्ग भी चुनाव में अपने लिए अलग प्रतिनिधित्व की मांग करे और इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी इस पर अड़ गए थे। लेकिन महात्मा गांधी के साथ इनकी बैठक हुई थी और बैठक के बाद पूना पैक्ट हुआ था, यानी पूना समझौता हुआ था। महात्मा गांधी ने अम्बेडकर जी को समझाया था कि आप अलग चुनाव लड़ने के लिए क्यों तैयार हो रहे हैं, ऐसे में देश बढ़ जाएगा, लोग बढ़ जाएंगे, आज़ादी नहीं मिल पाएगी, सब मिल के लड़ना है और जितना सीट आप अलग मांग रहे हैं उससे ज़्यादा हम संयुक्त निर्वाचन में ही सीट दे देंगे आपको, दलित वर्ग को, आप अलग निर्वाचन प्रणाली की मांग छोड़ दीजिए। तो इसी आधार पर गांधी जी को समझाने के बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने पूना पैक्ट कर लिया था गांधी जी के साथ, जिसमें दलित वर्ग को सामान्य निर्वाचन प्रणाली में ही हिंदुओं के अंतर्गत जो सीट आती है उसी में पहले से ज़्यादा सीट मिल गई और इस तरह से इसे पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। तो दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व हुआ। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले, रामगढ़ के लोधी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ग्वालियर के सिंधिया। सिंधिया परिवार उस समय अंग्रेजों की मदद किए थे।
क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? संध्या, युगांतर, गदर, यंग इंडिया। फ्रेंड्स, संध्या भी क्रांतिकारी पत्रिका थी, युगांतर भी क्रांतिकारी पत्रिका, गदर भी क्रांतिकारी पत्रिका। तो आंसर हो जाएगा अंतिम में यंग इंडिया आपको क्रांतिकारी पत्रिका नहीं थी, यह महात्मा गांधी की किताब थी और महात्मा गांधी अहिंसक नेता थे, आप सभी जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी पत्रिका नहीं थी कौन? तो यंग इंडिया नहीं थी। जब 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई तब गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, कर्जन। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा कैनिंग। 1848 से लेकर के 1856 तक डलहौजी रहे थे और 56 से 62 तक लॉर्ड कैनिंग रहे थे और इन्हीं के कार्यकाल में 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। अतः इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने भारतीय इतिहास से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एनालिसिस किया। ये प्रश्न किसी न किसी एग्जामिनेशन में पीछे पूछा जा चुका है और भविष्य में भी आगे आने वाले एग्जामिनेशन में पूछे जाने की संभावना है। ये वीडियो सभी एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है जिसमें सामान्य अध्ययन से प्रश्न पूछे जाते हैं और सामान्य अध्ययन में भारत के इतिहास की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।